अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। सिर्फ इलेक्शन जीत के दूल्हे भाई की तलवार तुम नहीं बैठ सकते। तलवार लेके मैं आऊंगा और तुम्हारे पीछे पड़ूंगा, तुमको झुककर काम करना पड़ेगा। एक एमपी लेके दंदनाते फिरते हो, मेरे पास 37 एमपी है, 37। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। और सुनो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अखिलेश यादव, मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। कैसा हराया? दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे नुमाइंदों को वोट दिया, और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जो किसी मजबूरी पर वोट नहीं दे सके। कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। इतना करीब मोदी के रैली में आते, कोई अजीत पवार के रैली में आते, कांग्रेस के रैली में आते, शिंदे के रैली में आते, उद्धव ठाकरे के रैली में आते। ये अपना हमारा दिल का कनेक्शन है, बीच में मत आओ कोई भी। देखिए, मैं अल्लाह सुब्हान तआला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ग्राफ प्रोग्रेस एकदम बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आई एम कॉशनिंग एंड वार्निंग दिस गवर्नमेंट। सर, आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 का प्रोसेस कहां तक कामयाब हुआ? एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ऐसा है, इस तरीके की हिम्मत ये असदुद्दीन ओवैसी हमारे हिंदू राष्ट्र में करे नहीं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, हमारे पार्टी के मेन सदर, हमारे हेड असदुद्दीन ओवैसी साहब। पहले बिहार, अब महाराष्ट्र। जी हाँ, ओवैसी की सियासत क्यों बन रही है ट्रेंड, आज हम यही समझेंगे। महाराष्ट्र की नगर निगम राजनीति को अगर सिर्फ जीत हार के आंकड़ों में समझा जाए तो असली कहानी छूट जाती है, क्योंकि इस बार चुनावी नतीजों के भीतर एक और गहरी कहानी लिखी गई है। एक ऐसी कहानी जिसे सिर्फ धर्म के चश्मे से देखना शायद सबसे बड़ी भूल होगी। और मैं आपसे वादा करा हूं और फिर से कर रहा हूं, हमारे अराकीन बल्दिया की कामयाबी के बाद इंशाअल्लाह ताला कम से कम 2 महीने 3 महीने में एक मीटिंग होगी औरंगाबाद में। मैं खुद आऊंगा, इनसे पूछूंगा कि तुम अपने वार्ड में क्या काम कराए हो, क्या करा सकते हो, कितने काम तुम्हारे हुए हैं। सफाई का इंतजाम होना चाहिए, रोड पे पानी नहीं आना चाहिए, सीवरेज और ड्रेनेज लाइन का इंतजाम होना चाहिए, स्कूल अच्छे होने चाहिए, गंदगी से साफ और पाक वो वार्ड होना चाहिए। अगर अस्पताल बन सकता है तो बनाना पड़ेगा। ठेला बंडी पर गरीब कारोबार करता है तो हुकूमत हिंद का कानून है, नेशनल वर्कर्स एक्ट, उसके तहत उस कानून का इस्तेमाल करके उन ठेला बंडी वालों को बिठाकर उनका कारोबार चलाना चाहिए। ये अवामी मसाइल को हल करना पड़ेगा। सिर्फ इलेक्शन जीत के दूल्हे भाई की तलवार तुम नहीं बैठ सकते। तलवार लेके मैं आऊंगा और तुम्हारे पीछे पड़ूंगा, तुमको झुककर काम करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में AIMIM का उभार किसी एक चुनाव का नतीजा नहीं है, ये उस बदलते वोटर मूड का संकेत है जहां मतदाता अब नारे नहीं, जवाबदेही चाहता है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं AIMIM की जीत को धार्मिक ध्रुवीकरण बताना आसान है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं आगे जाती है।
13 नगर निगमों में 100 से ज़्यादा सीटें जीतना महज आंकड़ा नहीं, बल्कि ये बताता है कि पार्टी ने उन मोहल्लों में भरोसा बनाया है जहां लोग खुद को लंबे समय से अनसुना महसूस कर रहे थे। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से अबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना और अपने बॉडी लैंग्वेज में अपनी ज़बान से जो आप मिलनसारी के मज़ाहरे आवाम से करते हैं इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूं कि आप आवाम के दरमियान में रहिए और आपके वार्ड्स में जहां पर आपको कामयाबी मिली वहां पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब हुए, शेड्यूल कास्ट दलित भाई बहन भी हमारी पार्टी से मुंतखब हुए। ये सफलता जमीन पर लगातार काम, स्थानीय मुद्दों और सीधी राजनीति का नतीजा है। आज महाराष्ट्र में सवाल सिर्फ ये नहीं कि AIMIM क्यों जीती, बल्कि ये है कि पारंपरिक सेकुलर पार्टियां आखिर चूकी कहां। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, 32 से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक MP लेके दंदनाते फिरते हो, मेरे पास 37 MP है, 37 MP की पार्टी। एक MP वाला पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ा रहा है। मेरी 37 MP की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन, क्योंकि ये पार्टी वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। ये पार्टी चाहती है कि फिरका परस्ती खत्म हो जाए, इसलिए वोट बंटना नहीं चाहिए। और क्या ये उभार आने वाले चुनाव में राज्य की राजनीति की दिशा बदल देगा? यही है इस कहानी के भीतर छुपी हुई असली कहानी। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, ज़बान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, ज़बान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। और सुनो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अखिलेश यादव, मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम क्या अबू आसिम साहब की तरह मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आएंगे समाजवादी के लोग, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे और आकर सिर्फ एक ही का नाम लेंगे, दूल्हे भाई आकर ये बोलकर गए थे। तो इनको पूछो, अगर समाजवादी पार्टी के तरफ से कोई MP आएगा तो MP से पूछो, जब भारत की पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर बहस हो रही थी तो किसने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के संविधान का हवाला देकर कहा था? मैंने कहा था कि भारत का जो आईन है, प्रियम्बल है, वो शुरू होता वी द पीपल के नाम से। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। बात महाराष्ट्र की नगर निगम राजनीति में इस बार सिर्फ जीत हार की कहानी नहीं लिखी गई, बल्कि सत्ता की सतह के नीचे एक गहरी राजनीतिक हलचल दर्ज हुई है। जिन इलाकों को अब तक परंपरागत सेकुलर दलों का सुरक्षित गढ़ माना जाता था, वहीं AIMIM ने चुपचाप लेकिन ठोस तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आराम से बैठो, ठहरो, अभी जोश में आ गए।
इतना करीब मोदी के रैली में आते कोई, अजीत पवार के रैली में आते, कांग्रेस के रैली में आते, शिंदे के रैली में आते, उद्धव ठाकरे के रैली में आते। ये अपना हमारा दिल का कनेक्शन है, बीच में मत आओ कोई भी। ये दिल की मोहब्बत अल्लाह पैदा कर दिया है, और एक दीवाने को सुनने के लिए कहां से आए होंगे सोचो तुम। मेरे को मालूम हुआ कि आज देवेंद्र फडणवीस भी आए थे, अकोला को आए थे, लोगों को बुलाए, तू 100 को ला ले, तू 100 को ला ले, तू 100 को ला ले। तुम्हारे को कोई बोले आओ बोल के, तुम क्यों आए? तुम पतंग के लिए आए ना, हो गया काम। ये मोहब्बत है दूसरे पार्टी को। ये उभार अचानक नहीं है, ये असंतोष, प्रतिनिधित्व की तलाश और बदलते हुए वोटिंग व्यवहार का नतीजा है। शहरी मुस्लिम बहुल इलाकों में AIM-IM की बढ़ती पकड़ एक ऐसी कहानी के भीतर की कहानी को उजागर करती है जो बताती है कि मतदाता अब भावनात्मक वादों से आगे निकलकर स्पष्ट पहचान, मुखर राजनीति और स्थानीय मुद्दों पर सीधा हस्तक्षेप चाह रहे हैं। मैं मानकुश शिवाजी नगर की आवाम का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे नुमाइंदों को वोट दिया, और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जो किसी मजबूरी पर वोट नहीं दे सके। और जो लोग अभी चुनकर आए हैं उनके साथ मेरी नई ख्वाहिशात हैं कि वो आगे काम करें। मैं बहुत आपका शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूं कि मानकुश शिवाजी की आवाम ने मुझे 4 बार चुनकर दिया, वहां 4 बार चुनकर आज तक कोई नहीं आया, और मैं खिदमत करता हूं, करता ही रहूंगा। देखिए, मैं झूठ बोलकर, फिरका परस्तों की जबान अपने मुंह में डालकर ये बोलूं कि बुरखे वाली को मेयर बनाएंगे, बुरखे वाले को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ये मैं हरगिज नहीं कह सकता। वहां मानकुश शिवाजी नगर की बाशऊर अवाम इस बात को अच्छी तरह समझती है कि ऐसे जुमलों से फिरका परस्त मुत्तहिद होते हैं। मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, आप पूरी नए जोश के साथ अवाम की खिदमत कीजिए, अवाम के साथ रहिए, और समाजवादी पार्टी का मकसद ही है कि वो लोगों की खिदमत करे, लोगों को मुत्तहिद करे और अवाम की खिदमत करे बगैर किसी लालच के। हम ऐलान करते हैं कि ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। सवाल अब ये नहीं कि AIM-IM ने कितनी सीटें जीती, बल्कि ये है कि क्यों जीती, और ये क्यों महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र से लेके देश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। यह बदलाव संकेत देता है कि नगर निगम जैसे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रयोग शुरू हो चुके हैं, जिनका असर आगे चलकर विधानसभा और लोकसभा की राजनीति तक पहुंच सकता है। महाराष्ट्र में AIM-IM का उभार सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा नहीं, बल्कि बदलते सामाजिक राजनीतिक मिजाज का संकेतक है, जिसे नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए जोखिम भरा हो सकता है। जी हां, बात वही हो रही है कि पहले बिहार में अपनी पकड़ बनाई, अब महाराष्ट्र। अगर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIM-IM लगातार चुनावी चर्चा के केंद्र में है, तो इसे महज इत्तेफाक नहीं कहा जाता। देखिए, मैं अल्लाह सुब्हान तआला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ग्राफ प्रोग्रेस एकदम बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये मेहनत है हमारे पार्टी के, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, अकबर साहब की, जिन्होंने महाराष्ट्र
में आए और इतने दिनों से यहाँ से कैंपेनिंग किया, मेहनत की, हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम जगहों से हमारे लीडर आए, हैदराबाद के आए, हम सब ने मिलकर कलेक्टिवली मेहनत की, जिसका फल आज पूरे महाराष्ट्र में आप देख रहे हो कि लोग हमको कितने दुआओं से, मोहब्बतों से, वोटों से नवाज रहे और हर जगह महाराष्ट्र में हमको काफ़ी भारी संख्या के अंदर जीत हासिल हो रही है। ये लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा उन लोगों का जिन्होंने हम पे भरोसा जताया, इतने वोट दिए और हमारे इतने उम्मीदवारों को जिताया। तो आज हम आपको समझाएंगे कि ये जो जीत है, ये जीत एक दिन की नहीं है। इस जीत पर लोगों को, खास करके एआईएम के वोटरों को यकीन करने में काफी वक्त लगा और बराबर उन्होंने देखा, एआईएम को देखा। एआईएम में किसको देखा? असदुद्दीन ओवैसी को देखा, बैरिस्टर साहब को देखा। और कहां देखा? उन्हें संसद में देखा, उनको संसद में बोलते हुए देखा, हर मुद्दे पर बोलते हुए देखा, हर मुद्दे पर मुसलमानों की, गरीबों की आवाज़ उठाते हुए देखा। उन्होंने उनको देखा, रैलियों में देखा और खुलकर जवाब देते हुए देखा और खुलकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर बोलते हुए देखा। तब उनका यकीन बढ़ा और उस यकीन का सिला ये महाराष्ट्र की जीत बता रही है। और ये जीत आगे कितनी चलेगी, क्योंकि अभी ये लंबी चलती दिख रही है। समझिए पहले कि वो मुद्दे जिन पर सेकुलर पार्टियां खामोश रहीं, ओवैसी की राजनीति का सबसे बड़ा आधार बना। लगातार और मुखर मुद्दा आधारित हस्तक्षेप, भीड़, हिंसा, बुलडोजर कार्रवाई, नागरिक अधिकार, प्रतिनिधित्व और संवैधानिक मूल्यों पर ओवैसी संसद से सड़क तक आवाज उठाते रहे। Sir, I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a WAF law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It had been rejected by the entire Muslim community. No work property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat? We want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s? It will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. We will no more say and come and give a diplomatic talk over here. This is the house which I have to stand up and say honestly that my community, which you are proud Indians, it is my property, not given by anyone. You cannot snatch it away from me. Waqf is a form of a worship for me. Sir, यही वजह है कि जिन सवालों पर पारंपरिक सेकुलर दल असहज दिखे, वहां ओवैसी ने स्पष्ट स्टैंड लिया। यहां पर मैं आपको रोकूंगा और आपको मैं लेके चलता हूं एक ऐसे विक्टिम जो विटनेस भी है, जो दिल्ली दंगों में था, जो दिल्ली दंगों का विटनेस भी है और विक्टिम भी है। तो उसने, जब मैंने उनसे पूछा कि उस वक्त की मौजूदा सत्ता पार्टी से तुम्हें क्या उम्मीद थी, तो उसका जवाब सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। एक सवाल और लोग जरूर जानना चाहेंगे, मौजूदा सरकार का क्या रवैया था? मौजूदा सरकार जो थी वो भी विफल रही थी, क्योंकि वो भी अपनी काम करने में, इस काम करने में आगे नहीं आई। जब प्रोटेस्ट चल रहे हैं और जब इस तरह के सीए के समर्थन में मौजपुर चौक पे कपिल मिश्रा जो है एक नारे दे रहा है, उल्टे सीधे भाषण दे रहा है, तो इनको तो अपने एमएलए उतारने चाहिए थे उस वक्त। इनको कहीं चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, इनको अपने कुछ लोगों को शांति बनाए, शांति एक बहाल करने के लिए इनको अपने लोगों को आना चाहिए था बीच में। लेकिन ये भी लोग, आम आदमी पार्टी आई नहीं, ना कोई आदमी उतरा इनका इस दंगे को रोकने में। तो ये तो एक दोनों ऐसा लग रहा है कि भाई कभी तो इनका तो एक बहाना रहता है केजरीवाल साहब का कि भाई हमारी तो सरकार सुनती नहीं है। भाई तुम सेंटर में कम से कम राज्य में बैठे हैं आप, तो सुनती क्यों नहीं है? आपको कम से कम 10-20 लोग अगर एमएलए वो खुद भी उतरते ना रोड पर, तो शायद दंगा नहीं होता। खुद भी उतरते, इनके एमएलए तो बहुत थे, तो इनके एमएलए कहाँ सोए हुए थे उस वक्त? तो इन्होंने भी खास ध्यान दिया नहीं। जो हो रहा है बस मर जाएंगे लोगों को, बाद में पैसे बांट देंगे, मामला शांत हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि सोची समझी साजिश थी इनकी भी उसमें, क्योंकि लोगों को पैसे बांटने से किसी की जान तो वापस नहीं आ सकती। लोग मर गए, उनके 10 लाख रुपए इन्होंने दे दिए,
तुरंत इन्होंने ऑर्डर कर दिया 10 लाख रुपए देंगे इनको मरने वालों को। लोग तो वहीं शांत हो गए थे। लोगों पे जहाँ 1 लाख रुपए रही हैं, रोटी खाने को पैसे नहीं है, उससे 10 लाख मिल जाए और ऑर्डर हो जाता है तो वो लोग क्यों करेंगे FIR? करें हटाओ, बंद करो, सब लिफाफे बंद कर दिए। तो ये गवर्नमेंट की भी भाई, पहले तो 10 लाख का ऐलान बाद में करते, पहले लोगों की सुनी नहीं किसी ने भी। FIR नहीं कराई, मुकदमे नहीं कराए, क्यों नहीं करा रही? उसमें आम आदमी क्यों नहीं आई भाई? लोगों की FIR कराने में या मुकदमे कराने में क्या हुआ? जांच कराने में विफल रही सरकार। ये आम आदमी जांच नहीं करे आज तक। इसकी अपनी खुद की रिपोर्ट नहीं आम आदमी की। क्या रिपोर्ट बनाई इन्होंने आज तक? आम आदमी की सरकार थी तो इन्होंने कोई रिपोर्ट तैयार की आज तक? ये कहाँ सोए हुए थे कि हमने ये रिपोर्ट तैयार की है दंगे पे? इन्होंने रेबड़ी बांट दी बस, 20-20 हज़ार दे करके, 10 हज़ार दे करके या 10-10 लाख दे करके कुछ लोगों को, और जो लोग मरने वाला को 10-10 लाख मिल गए, जिन लोगों के घर में आग लगी, नुकसान हुआ, उनको 10,000 20,000 दे के छुट्टी कर दी, दंगा शांत कर दिया। अब आज भी लोग वो विक्टिम हैं कि वो इतने परेशान हैं कि वो कोई किराए पर रह रहा है, कोई अपना घर से करे बैठा है, क्योंकि आदमी जाने के बाद या घर ख़त्म होने के बाद 20 साल में ज़िंदगी बन पाती है, 20 साल में बिजनेस खड़ा हो पाता है लोगों का, कोई मजबूती नहीं है। ना वो सरकार फंड दे पाई मुआवजे का, ना ये दे पा रही, जबकि उसी समय वो फंड रिलीज हो गया था जब वो सरकार चल रही थी। तो वो तो ये तो सरकार अब आई है, इन्होंने 4 साल क्या किया है? इन्होंने वही काम किया जो बीजेपी कर रही है। जी, संसद में प्रदर्शन और युवाओं से कनेक्ट। असदुद्दीन ओवैसी को संसद के सबसे प्रभावी वक्ताओं में गिना जाता है। डेटा ड्रिवन भाषण, संवैधानिक संदर्भ और धारदार तर्क, यही उनकी पहचान है। सोशल मीडिया पर उनके भाषण क्लिप्स युवाओं में तेजी से वायरल होते हैं, जो राजनीतिक अपील को और मजबूत बनाते हैं। सर, आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 का प्रोसेस कहां तक कामयाब हुआ, ये अक्लमंद लोगों पर छोड़ता हूं। प्रैक्टिस सर, आर्टिकल 25 में अमल करना। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा, राजस्थान में पुलिस की अख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार के पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया, बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। सर, फिर प्रोपगेट, आप ये आर्टिकल 25 का 3rd सेक्शन प्रोपगेट, आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी, नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये? आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। सर, आर्टिकल 26 देखिए, इट गिव्स रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन चैरिटेबल। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे। सर, दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29। लैंग्वेज का, जबान का तहफ़्फ़ुज़ है। उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का, वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का, हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर, अब आप आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को राइट दिया गया। दिस हाउस हैज पास्ड अ लॉ इन 1981 टू गिव AMU
this government went to the Supreme Court and said, no, we'll oppose minority status. This House voice was suppressed in the Supreme Court, sir. That is why I say that the executive has argued contrary to the parliament. Sir, right to life तो उस वक्त भी था. मैं आपको मिसाल दे रहा हूं. सर, दिसंबर 63 में 63 में कश्मीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की चोरी हुई तो पूरे देश में. सर, only 2 minutes, sir, only 2. Please wind up. Only 2 minutes, sir. Please, sir, only 2. Time is gone. The Prime Minister has Sir, I'm concluding. I'm concluding. Raja Sahab, I'm concluding. Please, He has to reply. Listen to me, sir. Sir, my Shikwa Hind Bayan. Please, one minute. Sir, I'll conclude, sir. 2 minutes. Now, in Article 20, after that in 63, 8 lakh Muslims were pushed into East Pakistan. What has changed? Please tell me. 2013, Muzaffarnagar, 50,000 were shifted. Sir, riots happened. Nelli massacre. Hashimpura, Maliana, Mumbai 93, Ahmedabad 69, Gujarat 2002, 22, Delhi 84, Delhi. Nothing has changed, sir. Lastly, sir. Please. Lastly, sir. On judiciary, sir, I'm concluding. Sir, CAA is not being heard. 2 sitting chief ministers get bail, but Stan Swamy died in the prison, sir. That is why I say the institution functioning of Obviously, please conclude. And lastly, sir, just now Ravi Shankar Prasad quoted a book. In that book, there's a Tipu Sultan also. Okay. That is, sir, I'm concluding by reciting a sher. On this I conclude, sir. निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर उठा के चले. सर, हम जिस्म व जान बचा के चले. बहुत है जुल्म दस्ते बहाना के लिए. सर, हम जो चंद अहले जुनू तेरे नाम ले वाले इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो लोग थे और है वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है. संविधान सच्चा है. जय भीम, जय भीम, आइन जिंदा. जी, पारंपरिक दलों से मोहभंग एक सख्त और ध्रुवीकृत माहौल है. अल्पसंख्यक आकांक्षाओं की नुमाइंदगी को लेकर पारंपरिक दलों पर सवाल खड़े हुए हैं. यही असंतोष AIMIM के लिए जगह बनाता है, जहां मतदाता मानते हैं कि उनकी बात बिना लाग लपेट के रखी जा रही है. उन्हें कुछ नहीं मिल रहा तो कम से कम ये तो सुनने को मिल रहा है कि कोई उनके दर्द की कहानी को समझ रहा है और बता रहा है. अब के लिए उनके लिए इतना ही काफ़ी है. जी हाँ, फ्री चॉइस की राजनीति, ये भी समझना ज़रूरी है कि ये किसी के कहने पर नहीं. ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझिए. ये किसी के कहने पर नहीं हुआ है कि घर के पापा जी ने, दादाजी ने कह दिया कि हमारे ये इनको करते थे, हमारा ये होता था. कई आप जाएंगे, अगर आप रिपोर्टिंग समझते हैं, गाँव जाते कहते हैं ये हम पारंपरिक उनके वोटर हैं, हम तो पारंपरिक बीजेपी के वोटर हैं. तो यहाँ पर ये समझने की बात है, AIMM का कोई भी पारंपरिक वोटर नहीं था, ना है. ये वोटर बनाए हैं, और ये वोटर बनाए क्यों हैं, कैसे बनाए हैं, इसी को हम आपको समझा रहे हैं. जी हाँ, ये समझना ज़रूरी है कि ये किसी के कहने पर नहीं, बल्कि मतदाताओं की स्वतंत्र पसंद का मामला है. समझे आप? वोटर अब प्रतीकात्मक समर्थन से आगे बढ़कर परफॉर्मेंस और एजेंडा देख रहा है. बदलता नारा, बदलता असर. ओवैसी का नारा मुसलमान अब सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा, ये असर किया, मैदान में असर दिखाता हुआ नजर आया. इसका अर्थ सत्ता साझेदारी की मांग, सम्मानजनक प्रतिनिधित्व और नीतिगत हिस्सेदारी है, जो खासकर मुस्लिम यूथ के बीच गूंज रही है. महाराष्ट्र में हालिया नतीजों पर चर्चा. महाराष्ट्र के शहरी निकाय चुनाव पर स्थानीय सीटों में AIMIM की मजबूती का प्रदर्शन को लेकर समर्थकों में उत्साह है. समझिए ये चीज़. एक चीज़ आपको बताते हैं, जिस तरह के कैंडिडेट चुने हैं ना, वो कैंडिडेट बहुत प्रभावी रहे. जब हवा का रुख चलता है ना, तो हर बात हिट होने लगती है. आपको याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव में हिजाब वाली प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ओवैसी का ये बात निकली. पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है. बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक
वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। और इस बात को पूरी राष्ट्रीय बहस हुई और इस पर एक वाद विवाद होने लगा। ऐसा है, इस तरीके की हिम्मत ये असदुद्दीन ओवैसी हमारे हिंदू राष्ट्र में करे नहीं। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, 90% लोग यहाँ हिंदू रहते हैं। हिजाब डालने वाले और बुर्का पहनने वाले महिला कोई भी ना पंतप्रधान बनेगी, ना मुंबई की महापौर मेयर बनेगी। जिसको पंतप्रधान और महापौर मेयर बनना है वो चला जाए आप इस्लामाबाद, कराची में, इधर उनकी कोई जगह नहीं है। चाहिए तो वो बुरके वाली और हिजाब वाले पहनने वाले के साथ हम लोग उसी इसमें ओवैसी को भी बिठाएंगे और यहाँ से भगा देंगे। लेकिन इसका असर जमीन पर बहुत पड़ा। और वहीं पर अगर मुमरा क्षेत्र में आप देखेंगे तो AIM की प्रत्याशी सहर यूनिस शेख की जीत को पार्टी और समर्थक मुद्दा आधारित राजनीति की सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारे पार्टी के मेन सदर, हमारे हेड असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, हमारे पार्टी के अध्यक्ष सैफ भाई, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का जो सपोर्ट रहा है, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और हमारी मुमरा की आवाम को दिल से मेरा शुक्रिया अदा है, क्योंकि मुमरा ने इस बार MIM को पावर में लाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आवाम के वोटों से पॉसिबल हुआ है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी नेताओं का कहना है जब मुद्दे स्पष्ट हो और उन्हें पूरा करने का जज्बा हो तो जनादेश मिलता है। राजनीतिक संकेत क्या है, इसको समझिए। मुस्लिम युवाओं का वोटिंग पैटर्न रीअलाइन हो रहा है। सेकुलर कहे जाने वाले दलों के लिए ये चेतावनी है कि प्रतिनिधित्व सिर्फ नारों से नहीं, ठोस हस्तक्षेप से तय होगा। AIM का उभार मल्टी कॉर्नर राजनीति को मजबूत कर रहा है। ओवैसी और AIM का ग्राफ बताता है कि भारतीय राजनीति में मुद्दा, प्रदर्शन और स्पष्टता फिर से निर्णायक बन रहे हैं। ये ट्रेंड आगे कितना टिकेगा, ये पार्टी की ज़मीनी तैयारी, गठबंधन राजनीति और मतदाताओं की अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। AIM प्रत्याशी सहर यूनुस शेख की जीत साफ बताती है, राजनीति का साफ संदेश देती है। आवाज़, एजेंडा और एक्शन तीनों चाहिए। तो चलते चलते सहर यूनुस शेख को सुन लीजिए। आने वाली राजनीति में इनका कद काफी बढ़ने वाला है। कैसा हराया और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज हैं, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। और ये मुमरा ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है, स्पेशली 30 नंबर पैनल ने। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हम सब ने इस बार MIM पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को जिता कर लाया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां खुद के लिए बजाइए, क्योंकि आपने हक का साथ दिया और हक की आवाज़ में हमको हमारी ताकत बढ़ाई है, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि दुश्मन ये समझ रहे थे कि हम हार जाएंगे, हम हारने वाले हैं। इलेक्शन के लास्ट रिजल्ट के दिन की काउंटिंग के वक्त पर भी उनको यही लग रहा था कि इनकी तो सीटें जाने वाली है, बट क्योंकि आवाम वहाँ प्रेजेंट नहीं होती, आप लोगों को पता नहीं होता काउंटिंग का मंजर कैसा होता है। मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ, जब हम अंदर जाते हैं स्टेडियम में तो एक बाउंड्री मारी हुई होती है जाली की, और ख़ास करके लेडीज़ के लिए बता रही हूँ, आप लोगों को भी पता नहीं होती ये बात। जब हम अंदर जाते हैं वो जाली को लग के, जाली के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठता है सामने,
और जाली के एंड के बाहर और चारों तरफ हमारे लोग टेबल पे बैठे होते हैं जो काउंटिंग कर रहे हैं, या उनकी पार्टी के, हमारी पार्टी के, सबकी पार्टियों के लोग होते हैं। अब उस काउंटिंग के वक्त सब उम्मीदवार भी वहाँ प्रेजेंट होते, तो 30 नंबर पैनल के सभी उम्मीदवार वहाँ प्रेजेंट थे। काउंटिंग हो रही थी, डब्बे खुल रहे थे और सबके वोट्स बाहर आ रहे थे, किसने कितना लिया, किसको कितना गया। सेकेंड डब्बा जब खुला, फर्स्ट डब्बा खुला, सेकेंड डब्बा खुला, जब सेकेंड डब्बा खुला तो तुतारी वाले एक एक करके काउंटिंग के रूम से बाहर जाने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया था हाईएस्ट वोटेड कैंडिडेट अल्हम्दुलिल्लाह सहार यूनुस शेख का नाम लिया जा रहा था बार बार 200, 300, 400, 500, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की वजह से हुआ है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने मेरी वो 4 वोटों की बात सुनी और सबने 4 के 4 पूरे मुझे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका।